नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिपार्टमेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आगे अब अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत सारे एग्जाम्स होंगे और बीपीएससी का 66th मेंस का एग्ज़ाम जो कि आपका जून में होने वाला था वो हो सकता है जुलाई में कंडक्ट हो जाए। हालाँकि तय कुछ भी नहीं है, मैं ये घोषणा नहीं कर रहा हूँ कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। हो सकता है जुलाई में हो जाए या फिर हो सकता है सितंबर-अक्टूबर में हो जाए। आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है परिस्थितियाँ फिर से बिगड़ जाए, हो सकती है परिस्थितियाँ सुधर जाए, व्हाटएवर। मैंने सोचा कि आपके लिए मैं 4, 5, 6 ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ बीपीएससी के बच्चों के लिए जो 66 की तैयारी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा इसको एक फिनिशिंग मोड में अब उतार दिया जाए कि ठीक है, ये टॉपिक्स मैंने देख लिए हैं, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इससे संबंधित। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस तरीके से अब थोड़ा आगे बढ़ें। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीपीएससी में 66। हालाँकि ऐसी बात नहीं है कि ये 66 के लिए ही बेनिफिशियल है। जो लोग 67 की तैयारी करेंगे और जो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उतना ही बेनिफिशियल है क्योंकि और कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ़ वो टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है? पहली बात जो मैंने हमेशा अपने वीडियोज़ में कही है कि बीपीएससी आपको एक सहूलियत देती है कि आप पार्ट फर्स्ट के अंदर या तो आप इंडियन तैयार कर लीजिए या आप वेस्टर्न तैयार कर लीजिए। पार्ट टू के अंदर या तो आप सोशल तैयार कर लीजिए या फिर आप रिलीजियस तैयार कर लीजिए। यहाँ पर फिक्स है, यहाँ से भी आपको 3 प्रश्न करने हैं, यहाँ से भी आपको 3 प्रश्न करने हैं। तो ऐसे में ये संभावना है, हो सकता है वो तीनों प्रश्न इंडियन के से आप करें या हो सकता है वो तीनों प्रश्न वेस्टर्न से आप करें। हो सकता है तीनों सोशल के हों, हो सकता है तीनों रिलीजियस के हों। ठीक है? तो ऐसे में हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि आप एक पार्ट पार्ट को पूरा का पूरा स्किप कर दीजिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा थोड़ा-सा। आप कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस या फिर मैं कहूँ एक तरह का ये जुआ हो गया, गैम्बल हो गया, कि आपने एक पार्ट को बिल्कुल स्किप कर दिया। हाँ, ये किस्मत है कि आपने जो स्किप किया वो नहीं आएगा, बट ये किस्मत है। और हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, प्रीलिम्स आपने पार किया है, प्रीलिम्स पार करने के बाद मेंस आपका लगा है, तो ऑब्वियसली बात है, अब इसमें रिस्क नहीं लेना है मुझे। हाँ, डिसाइड ये कीजिए कि आपका कौन-सा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडियन या वेस्टर्न, सोशल या रिलीजियस। ये डिसीजन आपका है, ये निर्णय आपका है कि सर मैं इस पार्ट के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये पार्ट मेरा ज़्यादा मज़बूत है, ठीक है? तो अब ये निर्णय आपको लेना होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडियन के साथ जा रहे हैं, तो वेस्टर्न का एक ओवरव्यू हमेशा माइंड के अंदर बना के रखें। अगर आप वेस्टर्न के साथ जा रहे हैं, तो इंडियन का ओवरव्यू रखें, ठीक है? अगर आप सोशल के साथ जा रहे हैं, तो रिलीजियस पता होना चाहिए और रिलीजियस के साथ जा रहे हैं, तो सोशल पता होना चाहिए। ऐसे में आपके 6 प्रश्न करने की संभावनाएँ बढ़ जाएगी। दूसरी बात, हमें कोशिश करनी है कि हमें 6 के 6 प्रश्न वहाँ पर लिख के आने हैं। भले ही हो कि मुझे एक प्रश्न नहीं आ रहा, लेकिन मुझे फिर भी उसे लिखना है। तैयारी इस लेवल की करके जाइए कि लिख के आऊँगा, ठीक है? 50 नंबर का एक प्रश्न होता है, 6 प्रश्न आपको करने होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो दूर कर लीजिएगा। 50 का मतलब हो गया मिनिमम टू मिनिमम 300 वर्ड्स से 600 वर्ड्स तक आप इसे लिख सकते हैं, 700 तक आप इसे लिख सकते हैं। एक बड़ा ही कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट चलता है बिहार के अंदर। जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनका कहना होता है कि सर ये माना जाता है कि हमारे पास जो कॉपी आता है वो लगभग 30 पेज का आता है। तो एक प्रश्न में कम से कम 5 पेज तो भरना ही भरना है। मैंने कहा ये कौन-सा लॉजिक है? बोले सर यही लॉजिक चलता है यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है कंटेंट, अगर कंटेंट आपको नहीं आ रहा है और आपने जो लिखा है वो इनफ है, तो वो चाहे 300 वर्ड्स हो, चाहे 400 वर्ड्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर कंटेंट आ रहा है और अगर क्वेश्चन 600 वर्ड्स तक भी पहुँच जाए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा है क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना, दैट्स इट। ये खराब बातों से आगे निकलिए, इतना ही लिखना है, मन से नहीं लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना है। हुँ? डायग्राम में एक बड़ा ही
इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए अभी लास्ट टाइम मैं किसी बच्चे का कॉपी चेक कर रहा था, तो उन्होंने हाथी का एक डायग्राम बनाया। अब हाथी का डायग्राम ऐसा था कि वो हाथी लग नहीं रहा था बेसिकली, और मुझे समझना पड़ रहा था कि ये हाथी है। तो इसमें आप इस तरीके से भी आप इसको एलोब्रेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हाथी के लिए आप हाथी बनाएँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक हाथी है। कुछ लोग इसे क्या समझ रहे हैं, 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 कुछ लोग इसे क्या समझ रहे हैं। इस प्रकार एरो कर दीजिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये कह रहा है कि पैर पकड़कर कि खंबे जैसा है, हाथी खंबे जैसा है। ये कहता है कि हाथी पाइप जैसा है। ये कहता है कि हाथी चादर जैसा है। ये कहता है कि हाथी पत्ते के जैसा है। ये कहता है कि कपड़े के जैसा है। ये कहता है कि रस्सी के जैसा है ना? इस तरीके से करते-करते आप बात को खत्म कर दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वहाँ डायग्राम बनाना है। कई बार डायग्राम बनाने के चक्कर में तकरीबन आपके 5 से 7 मिनट खराब हो जाते हैं, जबकि उसका इतना बेनिफिट भी नहीं आप उठा पाते हैं। एक हाथी है, मैंने भी तो ये हाथी ही इंडिकेट किया है। ये तो सिर्फ़ एक प्रदर्शन करने का तरीका है। अ, इसको हम कहें कि ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि हाथी मैंने बना दिया यहाँ पर। तो ये इसको मैं हाथी ही समझूँगा, मैं इसको एक डायग्राम ही समझूँगा। भले ही एक बॉक्स के अंदर मैंने हाथी लिखा हुआ है, लेकिन ये समझाने का तरीका है, तो आप इसका यूज़ करिए। दूसरी बात, हर क्वेश्चन को जब आप लिखें, तो उस क्वेश्चन को स्पेसिफिक तरीके से लिखने की कोशिश करें। आप उसकी स्टार्टिंग भी एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से करें। क्वेश्चन की डिमांड को समझें। क्वेश्चन की जो डिमांड है फिर उसे लिखना शुरू करें। उसको लिखने के बाद उसकी आलोचना करें, उसकी विशेषता बताएँ, फिर उसका निष्कर्ष बताएँ, फिर आपके व्यू बताएँ उसके ऊपर, बात खत्म। तीसरी बात, मान लीजिए क्वेश्चन आया अनेकांतवाद का। वही वही से शुरू कर लेते हैं, हाथी वाला जो था अनेकांतवाद का। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ से बात खत्म हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप कहेंगे जैन दर्शन की तत्व मीमांसा या जैन दर्शन की तत्व मीमांसा का सिद्धांत, इसे अंडरलाइन करेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे अनेकांतवाद। क्या है अनेकांतवाद, क्यों है अनेकांतवाद, कैसे है अनेकांतवाद, क्यों, कब तक होगा, व्हाटएवर। फिर अनेकांतवाद की विशेषताएं, इसे बाकायदा अंडरलाइन करेंगे आप, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अनेकांतवाद का महत्व अंडरलाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आप लिखेंगे अनेकांतवाद की आलोचना, अंडरलाइन करेंगे और आलोचना लिखेंगे। आलोचना लिखने के बाद निष्कर्ष, कंक्लूजन, अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि सर इस चीज को पढ़िए, मैंने क्या लिखा है, सर इसे देखिए, मैंने क्या लिखा है। आप उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। वो आपकी कॉपी नहीं पढ़ेगा, हमें पढ़वानी है कि साहब ये देखिए मैंने क्या लिखा है, तब मार्क्स आते हैं। आप डायग्राम बनाइए, आप पिरामिड बनाइए, आप ग्राफ बनाइए, आप कुछ भी बनाइए। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि बुद्ध दर्शन कहता है सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। तो इसे हम इस प्रकार भी साबित कर सकते हैं कि ये 0, ये +1, ये -1। जो जीवन का या प्रकृति का जो आकृति है वो इस प्रकार की है जो लगातार परिवर्तनशील है। 0 में वो समाप्त होती है, फिर प्रगति करती है, फिर उसका विनाश होता है, फिर 0 हो जाती है। इस प्रकार से वो चलता है। तो आप ये डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए, इस प्रकार के ग्राफ का आप इस्तेमाल कीजिए, इस प्रकार के चित्रों का आप इस्तेमाल कीजिए। इससे कॉपी बड़ी आकर्षक लगती है आपकी, इससे बड़ी कॉपी आपकी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है? तीस इंपॉर्टेंट थिंग, चौथी बात, ये हो गया इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिए, 6 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। बच्चे कहते हैं सर लिखना लगते हैं लेकिन हो नहीं पाता। लिखते तो हैं, हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? सर टाइम कम रह जाता है। नहीं, टाइम तो कम नहीं रह सकता। कितना कितना मिनट है आपके पास? 3 × 60,
180 मिनट्स है आपके पास, 180 मिनट है आपके पास, 6 प्रश्न आपको करने हैं, मतलब लगभग 30 मिनट, आधा घंटे का एक प्रश्न, बहुत बहुत ज्यादा समय है ये तो। क्या किया जाए, 1 घंटे में 2 ही प्रश्न लिखने हैं आपको, तो 30 मिनट, आधा घंटे का समय है और आप फिर भी कह रहे हैं समय कम रह गया। ये बात तो समझ में नहीं आई। हाँ, समय क्यों कम रह गया, क्योंकि समय मैनेज्ड नहीं था। अनेकांतवाद का प्रश्न ही ले लेते हैं फिर से। अनेकांतवाद का प्रश्न आपसे पूछा, बच्चा क्या करता है, अनेकांतवाद लिखा, लिखना शुरू कर देता है। 3 पेज के बाद उसको लगता है मेरे हाथ अब जवाब दे गए, अब मेरे पास लिखने को कंटेंट नहीं बचा। या उसको 15 मिनट के बाद लगता है कि मैंने बहुत सारा लिख दिया है, अब मैं क्या करूं, अब तो कॉपी भर गया मेरा, अब तो आप फंस गए। अब आप क्या करेंगे, ये है मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम या मिसमैनेजमेंट ऑफ आंसर राइटिंग। क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि जाइए, प्रश्न पढ़िए और लिखना शुरू कर दीजिए, समय खराब नहीं करना है। नहीं, ये समय बचाने के चक्कर में आपने अपना प्रश्न पत्र बिगाड़ दिया, आपने अपना क्वेश्चन पेपर बिगाड़ दिया। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि पहले आपने अनेकांतवाद को पढ़ा, उसके बाद आपने अपने माइंड में रफ एक आइडिया बनाया। सबसे पहले मैं लिखूंगा अनेकांतवाद की शुरुआत, इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं लिखूंगा जैन दर्शन का इतिहास, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में और जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में, एक एक लाइन में कहता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा जैन दर्शन का तत्व मीमांसा का सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा तत्व मीमांसा क्या थी और उसका सिद्धांत क्या था। फिर तीसरे मैं लिखूंगा जैन दर्शन की तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद। फिर अनेकांतवाद के बारे में 2 पैराग्राफ लिखूंगा कि अनेकांतवाद क्या था, क्यों था, अनेक धर्मकम वस्तु, अनंत धर्मकम वस्तु को सिद्ध करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मैं चौथा लिखूंगा अनेकांतवाद की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है इसकी। विशेषताओं के बाद 5वां मैं लिखूंगा अनेकांतवाद का महत्व क्या है जैन दर्शन के अनुसार। छठा फिर मैं लिखूंगा जैन दर्शन की अनेकांतवाद की आलोचना। अनेकांतवाद की आलोचनाओं में मैं जो भी वेदांतियों ने इसकी आलोचना करी है, बाकियों ने वेदांतियों ने जो आलोचना करी है वो लिखूंगा। 7वां मैं निष्कर्ष लिख दूंगा कि इसका वास्तव में वर्तमान समय में इसका रिलेवेंस क्या है। 5 मिनट से भी कम समय लगता है इस तरह की चित्रकथा बनाने में। लेकिन अगर आपने एक बार चित्रकथा बना ली, उसके बाद करना क्या है, कॉपी खोलिए, आंसर लिखना शुरू कीजिए। इंट्रोडक्शन, ठीक है, लिख दिया। सेकंड, तत्व मीमांसा, ठीक है, लिख दिया। अनेकांतवाद, ठीक है, लिख दिया। विशेषताएं, लिख दिया। महत्व, लिख दिया। आलोचना, हो गया। निष्कर्ष, हो गया। मैं चैलेंज करता हूं, ये आंसर 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। 20 मिनट से ज्यादा ये आंसर नहीं हो सकता। और आपने स्टार्टिंग में 5 मिनट जो लिए वो एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए, 25 मिनट्स आपके हो गए। फिर भी आपके पास आधा घंटा बचेगा, एंड के अंदर, अंत में आपके पास आधा घंटा बचेगा रिवाइज करने का चीजों को। जब पीसीएस या यूपीएससी आपके क्वेश्चन पेपर के लिए एक टाइम पीरियड सेट करता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड के अंदर 2 चीजें हमेशा वो इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, वर्किंग आवर्स, कितने घंटे आपको लगातार काम करना है, और एक रीचेक, आप उसे रीचेक करते हुए भी चल रहे हैं। दोनों आवर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे आपके पेपर की मैं बीपीएससी की बात करूं, तो मेरा ये मानना है 2 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट आपके वर्किंग आवर्स हैं, और फिर आपका रिमेनिंग जो 15 मिनट है वो आपके चेकिंग आवर्स हैं। आप उसे रीचेक कर सकते हैं मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। इसको आप आधा घंटा तक भी ले जा सकते हैं, इसको आप 2.5 घंटे तक भी रख सकते हैं। इससे ज्यादा का पेपर आपका नहीं आता है। चूंकि हमारी कोई रणनीति नहीं होती है कि लिखना कैसे है, तो हम गलती करते हैं। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम कहीं पर यूपीएससी का टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, और यूपीएससी का टेस्ट सीरीज लगाकर हमें लगता है कि यार ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी में लिखा था बीपीएससी में भी हो जाएगा। यूपीएससी का प्रश्न छोटा होता है, उसको आप करने में समय नहीं लगेगा ज्यादा। बीपीएससी में पूरी कहानियां हमें लिखनी है। कई जगहों पर मैंने देखा आंसर राइटिंग जब आप सेशन करते हैं, तो वहां पर आपसे कहा जाता है कि 3 घंटे का समय तो हो गया है भैया, और आप कहते हैं मैडम आधा घंटा और दे दीजिए, तो कहता है हाँ लिख लो। नहीं, ये बहुत खतरनाक स्टेप है। वो आपसे कह रहे हैं लिख लो और आप लिख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक स्टेप है। आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं 3.5 घंटे के हिसाब से, जबकि एग्जाम में आपको 3 ही घंटा मिलने वाला है। वहां 3.5 जैसा कुछ नहीं होगा, वहां 3 घंटा मतलब 3 घंटा। जैसे ही 180 मिनट हुआ,
181 182 मिनट पे कॉपी छीन लिया जाएगा आपका, फिर आप क्या करेंगे? हमने तैयारी ही जो है 3 घंटे के हिसाब से नहीं किया, 3.5 घंटे के हिसाब से किया है, तो आपका 1 से 2 प्रश्न तो छूटेगा नहीं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो अगर आप माइंड को ट्रेन कर रहे हैं तो आप उसी तरीके से ट्रेन कीजिए जिसमें आप 3 घंटे के अंदर ही सारे प्रश्न कर सकें। पहली बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कहीं भी अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो उसे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करने की कोशिश करें। तीसरी बात, 2012 से जो मैं सीन देख रहा हूँ, आप टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन करते हैं और वहां पर सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है, 50 में से 20, 50 में से 30, 50 में से 20, 50 में से 30, सभी को सेम नंबर दिया जाता है और सेम 2-4 अंडरलाइन करके छोड़ दिया जाता है। उन पर विश्वास मत कीजिए, उनके नंबरों पर विश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर। देना जरूरी है क्योंकि इससे आपका जो एग्जाम हॉल का डर है वो खत्म हो जाता है, एग्जाम हॉल का अनुभव जो है वो बढ़ जाता है और ये जरूरी है करना। लेकिन आप उन नंबरों के ऊपर विश्वास मत कीजिए, नंबर पर कभी विश्वास मत कीजिए। विश्वास कीजिए कि मैंने क्या लिखा था, कितना सही था, कितना गलत था। प्रश्न आता है सर चेक कैसे करेंगे? बिल्कुल चेक आप कर सकते हैं। जो आपका स्टडी मटेरियल है, बीपीएससी का क्वेश्चन घुमाकर नहीं आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। मुद्दा ये है आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसमें लिखना क्या क्या है। बस हमेशा एक थ्योरी होगा, उस थ्योरी के पहले का कहानी लिखना है, थ्योरी का कहानी लिखना है, थ्योरी के बाद का कहानी लिखना है, थ्योरी का महत्व लिखना है, थ्योरी की आलोचना लिखना है, बात खत्म। सब कुछ लिख के कंक्लूजन और ये आपका आंसर खत्म। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगी। इससे फायदा क्या होगा, आप उस 3 घंटे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम हॉल के अंदर, बस और कोई विशेष बात नहीं है। तो ये कुछ बारीकियां मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो आप नोट्स कॉपी अपने पास रखते हैं, उस नोट्स कॉपी का एक महत्व होता है। बच्चों को हालांकि अभी तक तो एक मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। नोट्स हमेशा बुलेट पॉइंट्स के अंदर बनाने चाहिए, हमेशा बुलेट पॉइंट्स के अंदर। अगर आप उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट डाल रहे हैं तो वो नोट्स नहीं कहलाएंगे, वो तो फिर आपकी बुक्स हो गई, बुक्स ही पढ़ लेंगे, अंडरलाइन करके बात खत्म हो जाएगा। नोट्स का मतलब क्या है? नोट्स के अंदर आप बुलेट पॉइंट्स डालते हैं। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत? जैन दर्शन का। कोई स्टेटमेंट, हाँ, अनंत धर्मकम वस्तु, ठीक है। तत्व मीमांसा क्या होता है? ये होता है। ज्ञान मीमांसा क्या होता है? ये होता है। अनेकांतवाद की विशेषता क्या है? ये 2-3 विशेषताएं हैं। इसका महत्व क्या है? साहब इसका ये महत्व है। आलोचना कौन कौन कर रहा है? ये सब लोग इसका आलोचना कर रहे हैं, बात खत्म। ये आपका नोट्स होता है। एक पन्ने के अंदर आपने एक टॉपिक, एक पन्ना भी नहीं, आधे पन्ने के अंदर आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है और मान के चलिए पूरी इंडियन फिलॉसफी आप 10 से 12 या 15 पन्नों में कवर कर सकते हैं। क्यों? जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले वाली रात को आप पूरी कॉपी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको ये रिवीजन करने में फायदा होता है। मान लीजिए आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन अगर इंडियन फिलॉसफी के आपके पास ऐसे नोट्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इंडियन का भी कोई प्रश्न छोड़ेंगे। और अगर आप इंडियन पढ़कर जा रहे हैं और वेस्टर्न आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यथार्थवाद, रियलिज्म जिसे हम कहते हैं, यथार्थवाद। यथार्थवाद की परिभाषा, प्रमुख दार्शनिक, प्रमुख सिद्धांत, इसका महत्व, इसकी आलोचना, इसका निष्कर्ष। अगर ये आपको 5-6 बातें पता है इसकी, तो आप यथार्थवाद के अगर ऊपर प्रश्न आ जाता है तो आप उसको आसानी से करके आ सकते हैं। इतना करके आ जाएंगे कि आपके 15 या 20 नंबर आसानी से आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपने आधा अधूरा लिखा है, तो 15-20 नंबर ठीक ठाक आपके आ सकते हैं। हाँ, 30 नंबर नहीं आएंगे इसमें क्योंकि आपने आधा अधूरा लिखा है। अगर आपने इसको ही अच्छा लिखा है तो आपने 30 भी आ सकते हैं, टू बी फ्रैंक। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। हम कोशिश करेंगे 10 जुलाई तक हम ये रिवाइज कर ले सब चीजें और पब्लिकली मैं आपको ये बताता रहूँ। चूंकि मैंने पहले बहुत सारे वीडियो डाले हैं बट वो रैंडमली डाले हैं मैंने। अब ये सीरीज बनाऊंगा मैं 10 वीडियोस की, जिसमें पहला वीडियो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, आपका बेसिक नॉलेज क्या क्या पता होनी चाहिए कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि भैया मुझे एग्जाम किस किस तरीके से देना। तो ये बेसिक चीज हो गई। तो पहली बात तो मैंने आज आपको ये बतानी थी कि बेसिक क्या है। कल से हम शुरू करेंगे कि इंडियन फिलॉसफी के अंदर कैसे तैयारी करें, इंडियन फिलॉसफी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम वेस्टर्न फिलॉसफी कवर करेंगे, उसके बाद हम सोशल फिलॉसफी को, उसके बाद हम रिलीजियस फिलॉसफी को। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अगले 5 दिन उन्हीं डाउट्स को दूर करेंगे, जो डाउट आप मुझे भेजेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।